Hi everyone, my name is Chandran and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS. Indian Polity is 2000 MCQs की सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूँ. This is going to be test number 13 without any introduction because 29 वीडियोस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सो बार बार इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. दिस इज अ कॉमन टेम्पलेट दैट वी आर यूजिंग अक्रॉस ऑल द वीडियो, जिससे कि आप सेल्फ इवेलुएट कर सके कि आप इंडियन पॉलिटी के टर्म नॉलेज के टर्म्स में आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट टुडेज videos with the first question. Consider the following statement regarding the Constituent Assembly. ठीक है, दो स्टेटमेंट Constituent Assembly के बारे में दिए गए हैं और हमें नॉट करेक्ट बताना है. It repealed the India Independence Act of 1947 by passage of objective resolution its first session. तो ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट का पहला सेगमेंट ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1947 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट रिपील कर दिया. दैट इज करेक्ट, बट द सेकेंड सेगमेंट ऑफ द सेम स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू इसे रिपील किया गया. सो ओवरऑल द स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट. इट वाज कंसीडर्ड एज अ सोवरेन बॉडी बाय महात्मा गांधी. नाउ दिस बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग. लीडर्स लाइक महात्मा गांधी नेवर कंसीडर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑल्दो हैज बीन क्लेम्ड कि ये बहुत ही सोवरेन बॉडी थी. जेल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, मेनी लीडर्स कंसीडर्ड कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ सोवरेन बॉडी, बट महात्मा गांधी डिड नॉट बिलीव्ड इट. ठीक है, वो कहते थे कि भाई किसी और के द्वारा स्थापित की गई, किसी और के द्वारा, दैट वाज बाय कैबिनेट कमेटी. तो कैबिनेट कमेटी ने जिस चीज़ को एस्टैब्लिश किया है विच वाज अ ब्रिटिश लेड बॉडी, तो उसे सोवरेन बॉडी नहीं कहा जा. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर incorrect and hence C is going to be the right answer, that is C, both 1 and 2. Now let us move to the next question of that is 582. In the context of collegium system, consider the following statement और हमें not correct बताना है. Collegium is a 5-member body that assists in appointment of judges of higher judiciary. So that's correct. There is no mention of the term collegium into the Indian Constitution, so that is also correct. Collegium system जो है जुडिशरी ने खुद ही इवॉल्व किया है थ्रू वेरियस जजेस केसेस. यू हैव फर्स्ट जजेस केसेस, सेकंड जजेस केसेस एंड थर्ड जजेस केसेस. सो इवोल्यूशन हुआ है कॉलेजियम सिस्टम का बाय जुडिशरी इटसेल्फ. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है ना, और नॉट करेक्ट बताना है, हेंस डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. यहाँ सी मार्क्ड है बट सी हैपेंस टू बी इनकरेक्ट. डी इज एक्चुअली राइट आंसर बिकॉज नॉट करेक्ट बताना है एंड बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हेंस डी शुड बी द राइट आंसर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. सो इन सर्टन केसेस राइट, सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देती है, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस प्रेसिडेंट मांगते हैं अंडर आर्टिकल 143. ठीक है, तो इन सर्टन केसेस या फिर यूपीएससी वगैरह के रिमूवल, यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरपर्सन के रिमूवल के लिए भी एडवाइस मांगी जाती है. तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और हमें बताना है किस किस केस में सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो है प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होने वाली है. एडवाइस गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी. अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट का किसी प्राइवेट बॉडीज के साथ या स्टेट गवर्नमेंट का किसी प्राइवेट, तो किसी तरह का अगर ट्रीटी हुई है राइट, तो उसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को, सो दैट एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग. रिमेंबर, नॉट बाइंडिंग. रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एडवाइजिंग रिमूवल ऑफ यूपीएससी. सो ये आप सभी जानते होंगे अगर यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरपर्सन का रिमूवल का प्रोसेस आपने पढ़ा है. सो सच एडवाइसेस आर बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ऑन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. सो ये भी एडवाइस जो है वो बाइंडिंग होती है. 2 and 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, हेंस डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल फीचर ऑफ अ स्टेट. ठीक है, किसी भी कंट्री, किसी भी नेशन स्टेट, यहाँ स्टेट जो है वो एमपी यूपी का नहीं है, इट इज अ नेशन स्टेट इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. पॉलिटी अगर आपने सही से पढ़ी है तो व्हाट इज द स्टेट, आर्टिकल 12 आर्टिकल 36 में आप लोगों ने पढ़ा होगा. सो इट इज बीइंग टॉक्ड, इस क्वेश्चन में नेशन स्टेट की बात हो रही है. तो एक नेशन स्टेट के क्या फीचर्स होते हैं? वेल डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, यस. सोवरेनिटी होनी चाहिए, यस, दैट शुड बी अ सोवरेन नेशन, अपने डिसीजन खुद. अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स रिपब्लिकन, थियोक्रेटिक और व्हाट यू कॉल एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम राइट, और पार्लियामेंट्री सिस्टम. रिपब्लिकन मैंने गलती से बोला था. ठीक है, होमोजीनियस कल्चर, इसको मैंने लास्ट में क्यों लिया? बिकॉज ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है. कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी नेशन स्टेट में होमोजीनियस कल्चरल बिलीफ. होमोजीनियस का मतलब डिक्शनरी मीनिंग आप लोग जानते होंगे, एक जैसा. तो कोई जरूरी नहीं है किसी भी नेशन स्टेट में सिर्फ एक जैसे मान्यताओं को मानने वाले लोग रहें.
है ना, होमोजीनियस। यहाँ हमारे इंडिया में क्या है, हिट्रोजीनियस कल्चर। कितने कल्चर है, कैन यू इमेजिन, कैन यू जस्ट काउंट इट? नहीं, आप लोग काउंट भी नहीं कर पाओगे। जो भी एनसीईआरटीज वगैरह में जो आपको एक फिगर्स दिए जाते हैं, दैट इज अ एस्टिमेटेड फिगर। इंडिया में इमेजिन करना ही एक्चुअली डिफिकल्ट है कि कितने कल्चर्स को मानने वाले, डिफरेंट कल्चर्स को मानने वाले लोग रहते हैं। सो 1, 2, 1, 3, 4 should be your answer and hence C is going to be the right answer. Next question, which among the following country recently became first nation to declare climate emergency? So you have of course UK, that is United Kingdom. C, freedom of speech and expression in any democratic polity ensures which of the following? ठीक है, क्या इंश्योर करता है आर्टिकल 19 जो है, क्या इंश्योर करता है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें करेक्ट चूज करना है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस बाय गिविंग वे टू पब्लिक ओपिनियन। ऑफ कोर्स पब्लिक को एक मौका मिलता है ना, वो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं, और इट इज बाय दिस प्रोसेस कि आपको सोसाइटी जो है वाइब्रेंट रहती है, डेमोक्रेटिक रहती है। सेल्फ डेवलपमेंट एंड फुलफिलमेंट ऑफ ऑफ कोर्स ये हेल्प करती है। अगर सभी लोग, अगर आप साइलेंस कर दिया तो उनका क्या प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाएगा क्या, उनमें एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आ पाएगी क्या? नहीं। रिफ्लेक्ट्स एंड रेनफोर्स प्लूरलिज्म। सो ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स जो है इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फुलफिल करता है, हेंस डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 587, ठीक है। ये क्लाउज बहुत बड़ा है आपका 15.5 आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन की बात की जाती है। मैं बस ये आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके, विच टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 15.5। अगर 15.5 आप लोग जानते होंगे, ऑल्दो लक्ष्मीकांत में इतना डिटेल में नहीं दिया गया, बट इसको पढ़ लेना, है ना। तो आप देखोगे कि 15.5 में जो रिजर्वेशन की बात की गई है, तो रिजर्वेशन के लिए एक्चुअली गवर्नमेंट जो है किस तरह के इंस्टीट्यूशंस को बोल सकती है? तो एडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, यस दे विल हैव टू रिजर्व सर्टेन कोटा ऑफ सीट्स, जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अनएडेड प्राइवेट स्कूल, यस उनको भी करना पड़ेगा। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को आप नहीं बोल सकते कि 15.5 में जो हमने 15.5 के अकॉर्डिंग 15.5 के अकॉर्डिंग जो हमने कोटा डिसाइड किया है वो आपको रिजर्व करके रखना है। सो फर्स्ट एंड टू सेकंड इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर? मोंटेस्क्यू का एक प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर। व्हाट इज दिस सेपरेशन ऑफ पावर? कॉन्सेप्ट पॉलिटी। अगेन अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा है तो आप लोग जानते होंगे, यू हैव लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है पॉलिसी मेकिंग, लॉ मेकिंग। एग्जीक्यूटिव का काम है उस लॉ का इंप्लीमेंटेशन, एंड जुडिशरी का काम है एडजुडिकेशन ओवर द लॉज दैट हैज बीन मेड बाय लेजिस्लेचर। और एग्जीक्यूटिव अगर कोई गलती करती है तो उसके ऊपर एडजुडिकेट करना, अपने फैसले सुनाना, रीजनेबलनेस डिसाइड करना। सो देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर। लेजिस्लेचर कुछ काम करेगा, एग्जीक्यूटिव कुछ काम करेगा, ये जुडिशरी कुछ काम करेगी। अब उसमें ओवरलैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। 3 एग्जाम्पल्स में आपको क्या बताना है कि कौन कौन से जो काम है इंडिया में हो रहे हैं, ये तीनों काम जो कि लेजिस्लेचर सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को वॉयलेट करते हैं। तो आप लोग सभी को पता होगा एमपी लेड नाम का कुछ चीज होता है। एमपी लेड के अंदर एमपीज को, डिफरेंट एमपीज को जो है फंड्स दिए जाते हैं फॉर द लोकल एरिया डेवलपमेंट। इज इट वायलेशन? सम पीपल से कि इट इज अ वायलेशन बिकॉज एमपीज का काम क्या, प्राइमरीली क्या है, दे आर लेजिस्लेचर्स, है ना। उनका काम होना चाहिए लॉ मेकिंग, बट जब आप उनको फंड्स दे देते हो, है ना, तो उनका काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव वाला। वो डायरेक्ट डीएम्स को या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को डायरेक्ट करते हैं कि भाई ये काम करो, 5 करोड़ मेरे नाम से ये फंड है या 25 करोड़ मेरे नाम से ये फंड है, आपको ये काम करना है, ठीक है। तो वो क्या है, उस टाइम लेजिस्लेचर है लेकिन एग्जीक्यूटिव का काम करने लग जाते हैं। बट रिमेंबर, ये चीज जो है सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन नहीं है। इसके ऊपर बहुत डिबेट हुई पड़ी, और डिबेट क्या है कि एक्चुअली वो पैसा जो है उनके पास डायरेक्टली नहीं आता है एमपीज के पास, इट इज लाइंग विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और एग्जीक्यूशन भी जो करता है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट द वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अगला देखते हैं, इंक्लूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव इन नॉन मेजोरिटी कैपेसिटी इन कमीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी। अब क्या कर रहे हो, जुडिशरी की अपॉइंटमेंट हो रही है। जुडिशरी की अपॉइंटमेंट शुड बी इंडिपेंडेंट। अगर उनकी अपॉइंटमेंट में आप एग्जीक्यूटिव, इवन इफ इट इज अ नॉन मेजोरिटी कैपेसिटी, अगर एग्जीक्यूटिव को से दे देते हो, जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी ने एडजुडिकेट करना है, फैसले सुनाना है इनके ऊपर और लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉज के पास। अगर उसी एग्जीक्यूटिव को आप इन्वॉल्व करते हो इन प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी, तो क्या वो इंडिपेंडेंट फैसले ये इंडिपेंडेंट रह पाएंगे? सो दिस इज एक्चुअली अ वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट टू डिसाइड ऑन द क्वेश्चन एंड
कॉन्सिक्वेंट पनिशमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज, है ना। आप जानते हो एमपीज एंड एमएलएज को सर्टेन प्रिविलेजेस प्राप्त हैं। आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 में आर्टिकल 105 डिसाइड्स द प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज एंड 194 एमएलएज, ठीक है। अब अगर ये प्रिविलेजेस क्या होंगे, ये राइट्स आप पार्लियामेंट को ही, मतलब लेजिस्लेचर्स को ही सेम दे दो, सो दिस इज आल्सो कंसीडर्ड एज, और व्हिच इज एक्चुअली प्रेजेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो दिस शुड बी आल्सो कंसीडर्ड एज वायलेशन ऑफ व्हाट यू कॉल सेपरेशन ऑफ पावर। सो ये सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है, ये भी सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है। सो 1 and 2 शुड बी द राइट आंसर, दैट इज 2 and 3 शुड बी द राइट आंसर, दैट इज सी, ठीक है। ए आपका सेपरेशन ऑफ पावर का, 1 जो है सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन नहीं करता है। राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 मेंशंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट नहीं। इक्वालिटी बिफोर लॉ ईबीएल यस, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ईपीएल यस, इन दोनों को आर्टिकल 14 में डिस्कस किया गया है। सो 2 and 3 अगेन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, दैट इज सी। 590 कंसीडर द फॉलोइंग, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिए गए हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या क्या किया है वो दिया गया है और हमें करेक्टली मैच्ड बताना है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, रेस्ट्रिक्शन पोज्ड ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यस, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने होने चाहिए, क्या परसेंटेज होना चाहिए, ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 ने डिसाइड किया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेड बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट है। 40 ओके, आंसर रिफ्लेक्ट हो गया। एक्चुअली तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच्ड हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 352 में आप देखोगे कि पहली बार कैबिनेट वर्ड यूज किया गया। कैबिनेट वर्ड क्यों यूज किया गया, ये बताया गया कि नेशनल इमरजेंसी का जब भी एनफोर्समेंट आएगा तो जो रिटन लेटर जो है वो सिर्फ पीएम की एडवाइस पे नहीं जाना चाहिए, रादर होल ऑफ द कैबिनेट की एडवाइस पे अगर जाती है देन ओनली प्रेसिडेंट is obligated to approve the proclamation of that national emergency. So तीनों के तीनों जो पेयर्स है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं, hence D is going to be the right answer. In the context of constitutional history of India, which among the following report below was published earliest, ठीक है। कराची रेजोल्यूशन 1939, 1928, स्वराज बिल आई गेस इज द फर्स्ट, ठीक है। 1825 में स्वराज बिल आपका प्रोड्यूस किया गया था, एंड हेंस सी शुड बी द राइट आंसर। Consider the following statement with respect to election of Rajya Sabha members. The election to the Rajya Sabha is conducted by Rajya Sabha Secretariat, नहीं भाई, Election Commission of India करती है। The provision of election of Rajya Sabha member was borrowed from Constitution of साउथ अफ्रीका, सो दैट इज करेक्ट और हमें करेक्ट ही बताना है, हेंस 2 only is going to be the right answer. The constitution has made which of the following provision to safeguard and ensure the independence of Supreme Court? Independence of Supreme Court किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने सिक्योर किया है? Supreme Court has freedom to appoint its own administrative staff, so that's correct. Its jurisdiction cannot be, so that's important. Parliament भी इनकी jurisdiction को बढ़ा तो सकती है लेकिन curtail नहीं कर सकती, so that is correct. Retired judges are prohibited from practice after retirement, so ये भी correct है। जो Supreme Court में justices हैं, ठीक है, CJI चाहे justices, once they have retired from Supreme Court, they cannot practice in entire India in any court. So 1, 2, 3 के थ्रू जो इंडिपेंडेंस है सुप्रीम कोर्ट जजेस की वो सिक्योर की गई है, ठीक है। Sorry, which of the following DPSP were added by the 44th Constitutional Amendment 1978 to minimize inequalities in the income status? So yes, ये add किया गया था। To promote equal justice and provide free legal aid to poor, so ये actually आपका जो है 42nd Constitutional Amendment से add किया गया था, ना कि 44th से। To secure opportunities for the healthy development of the children, so that is Article 39 and that was a part of original Constitution. So सिर्फ first जो है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, एंड हेंस ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग ऑफ द लॉ, सो दैट्स करेक्ट, दैट्स व्हाई यू डू हैव डीपीएसपी
DPSP, the directive principles are like instrument of instruction enumerated. So that is actually a copy paste. You had in Government of India Act 1935 something called instrument of instruction, और उसका भी पर्पस सेम था जो कि DPSP का था, ठीक है. So this is actually a copy paste, not copy paste but a carbon copy, it is said, of Government of India 1935. So that is correct. Both the statements are correct. हमें correct बताना है, and hence C is going to be the right answer. Sorry for this disturbance. Which of the following is or are correct with reference to the national emergency? Article 352, 3 statement has been given और हमें correct बताना है. The president proclaims a national emergency on the advice of prime minister. अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हम लोग बात कर रहे थे कि नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर, आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थिंग्स हैव चेंज, ठीक है. सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे नहीं, जो कि हुआ था 1975 में मैडम इंदिरा गांधी के सिर्फ एडवाइस पे द देन प्रेसिडेंट फरूखुद्दीन अली अहमद उन्होंने इम्पोज कर दिया था. तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इस चीज को चेंज किया. 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या बोला कि नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर बट होल एज लॉन्ग एज होल ऑफ द कैबिनेट डज नॉट सिट एंड गिव अ रिटन रिकमेंडेशन, ठीक है, तब तक जो है प्रेसिडेंट जो है वो प्रोक्लेम नहीं करेंगे नेशनल. द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज, ऑफ कोर्स इट कैन बी. आज के डेट में मोस्ट ऑफ जो चीजें हैं वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं है. तो ये आपका गलत हो गया, ये आपका सही हो गया. अ प्रोक्लेमेशन बाय प्रेसिडेंट टू रिवोक द नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द लोकसभा विद. तो ये भी आपका गलत है. अगर एक नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है और उसको अगर रिवोक करना है, प्रेसिडेंट ने अगर रिवोक करना तो प्रेसिडेंट एक सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन लाके रिवोक कर सकते हैं. उसके लिए प्रेसिडेंट को लोकसभा के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है. सो सेकेंड ओनली दैट इज करेक्ट हमें बताना है. सो ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. बोथ द फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर incorrect. Which of the following statement has state has bicameral legislature? बिहार के पास है, गुजरात के पास नहीं है, तेलंगाना के पास है, कर्नाटक. Currently you have 6 states, 4 in the southern India, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, and then you have MH, right? So these 4 states in the south and 2 states Bihar and UP. अभी recently West Bengal जो है अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने डिमांड की है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो जो है सेटअप की जाए बंगाल में, बट देन इट इज प्रेरोगेटिव फाइनली of the parliament जो कि बैठेगी. So 1, 3, 4 should be your answer and hence C is going to be the right answer. 596 हमने कर लिया, 597 भी कर लिया, 598 we are moving to 5. What is this 5? Which of the following can be the grounds on which preventive detention can be made? Maintenance of supply और essential services को अगर कोई इंटरप्ट करता है कोई ग्रुप या इंडिविजुअल, so yes preventive detention में उन्हें लिया जा सकता है. Defamation cannot be ground for taking someone into the preventive. Incitement of offense also cannot be ground. Security of the state अगर कोई इंडेंजर करता है कोई ग्रुप और इंडिविजुअल, then again preventive detention में उन्हें contempt of court again is not a ground, ठीक है. So first and fourth is actually the ground on which preventive detention of a person or group can be made. Second last question, with reference to the removal of judges of the Supreme Court, consider the following. हमें correct बताना है. Provision of removal of judges has been taken from the Government of India Act 1909. यहाँ से नहीं लिया गया है. The motion of removal of judges lapses on the result. नहीं, ये lapse नहीं होता है. So correct बताना है, neither 1 nor 2. D is going to be the right answer. Last question of the day, consider the following statement regarding citizenship by descent. One of the method by which a person born outside India can achieve, sorry for again this disturbance, ठीक है. So one of the method by which person born outside India can attain this citizenship. It can be acquired by both person born in and outside India. नहीं, सिर्फ ये प्रोविजन जो है सिर्फ born outside India के लिए है. For a person to acquire citizenship, both his parents must be citizen of India at the time of. नहीं, only one person, either of the parents, either mother or father should be what you call citizen of India, ठीक है. The other can should not be illegal immigrant. So ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाता है. So करेक्ट कौन कौन सा है? कोई भी करेक्ट नहीं है. Hence D is going to be the right answer. So with this we are completing 600 question of the 2000 committed answer. Soon we'll be coming up with the next video, and by this method we'll be completing all 2000 questions that we have promised to you. Until we come up with the next video, till then, bye bye.